तो नमस्कार, विरासत कला मंच टीकमगढ़ आपका स्वागत करती है। टीकमगढ़ में राजस्थान से एक ऐसे शख्सियत बड़े साहित्यकार आए हैं जिन्हें हम आपको आप रूबरू करा रहे हैं। आदरणीय नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? भानु भारवी। और कृति नाम है। जी, उपनाम। जी, उपनाम। और मूल नाम आपका? भानु स्वरूप गोस्वामी। भानु स्वरूप गोस्वामी। आदरणीय, आप साहित्य विधा में रहे हैं, तो आपकी प्रकाशित पुस्तकें कितनी हैं? कम से कम 10 पुस्तकें हैं। जी। काव्य संग्रह? काव्य संग्रह 7-8 है। 7-8। और कहानी संग्रह? एक कहानी संग्रह है। एक शोध ग्रंथ है। जी। तो आपकी जो लेखन की विधा है, तो वो आप स्टूडेंट लाइफ से है या आप बाद में अपरांत? मैं शुरुआत से ही लिखने लगा था। 1972 से मैंने लिखना शुरू किया था। जी। आज दशक करीब हुए हैं, तो लगातार मेरी लेखन अनवरत होती चल रही। और शुरुआती दिनों में मैं कम्युनिस्ट पार्टी के जो छात्र यूथ थे उससे जुड़ गया था। उसके साथ में रहते हुए फिर छात्र आंदोलन में भाग लिया। उसके आगे मजदूर आंदोलन में भाग लिया। फिर ये AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़ा। और उसके बाद CPI से जुड़ा। CPI के साथ हमने काम किया। CPI में रहते हुए हमने कॉमरेड एच के व्यास, कॉमरेड याज्ञवल्क्य के गुरु, कॉमरेड रामानंद अग्रवाल, कॉमरेड रतिराम यादव, इन लोगों के साथ हमने काम किया। और हमारे कॉमरेड दुष्यंत कुमार थे, दुष्यंत सिंह, तो वो चले गए, दुष्यंत ओझा, वो चले गए थे रशिया। और वो राजस्थान के कॉरेस्पॉन्डेंट थे जनयुग के। तो उनके रशिया के दौरान हमने जनयुग के कॉरेस्पॉन्डेंटशिप यहाँ पूरी की और हमने न्यूज वगैरह जनयुग के लिए राजस्थान के लिए भेजना शुरू किया। उस समय योगेंद्र नाथ हाड़ा विधायक थे गंगानगर से, उनके मार्गदर्शन में काम किया। तो आप प्रगतिशील लेखक संघ की विचारधारा से भी जुड़े हैं लेखन धारा में? बिल्कुल जी। प्रगतिशील जो विचारधारा है जी, वो अपने साम्यवाद को कभी भी नकारती नहीं। करीब करीब प्रगतिशीलता की बात करती है। वो दलितों की पैरवी करती है। साहित्य को छोटे लोगों की मतलब पैरवी। दलित सर्वहारा वर्ग के लिए जो लेखन प्रक्रिया है वो मूलतः प्रगतिशील लेखन है। तो उसमें आप समाहित रहेंगे, लेखन की विधा में आप रहेंगे। इस धारा में, प्रगतिशील धारा में ही आपकी काव्य लेखन की पुस्तकें कितनी हैं? सारी पुस्तकें वही है, दोनों मिलन मिस करके आगे जाकर के जो बनती है ना किताब, शुरुआत में थोड़ी कठोरता रहती है जी, और बाद में जैसे धारा प्रवाह और अनुभव संवेदना बदलती रहती है, ऐसे वैसे उसमें लेखन में भी प्रभाव रहता है। जी। और फिर संसार में लेखन से जुड़े तो नेचुरली उसके साहित्य का अध्ययन किया और उसी द्वारा लिखने की लगी। प्रगतिशील लेखन की प्रक्रिया में, प्रकाशन में क्या शासन द्वारा आपको कभी चुनौतियाँ प्राप्त हुई हैं? शासन द्वारा कदाचित होती तो है परेशानियों का, लेकिन उसमें क्या ये दो चीजें चलती हैं। जी। प्रशासन का जो कार्य है उस संपादन में निपुणता रखना और अपने काम के प्रति जो व्यक्तिगत काम है साहित्य लेखन का वो भी अनुरोध करते रहना। तो इन दोनों के बीच में समन्वय का बैठा रखने से क्या होता है कि शासन उसके खिलाफ आदमी पसंद करता है, आदमी को कर्मचारी बतौर कर्मचारी तो पसंद करेगा, अब बतौर लेखक नाराजगी जाहिर करेगा। तो उस समय शासन को क्या चाहिए, तो उनको कर्मचारी अच्छा होना चाहिए। आप वित्त विभाग में लेखाधिकारी के पद पर शायद रही है, तो लेखाधिकारी के पद पर रहते हुए भी आपको लेखन विधा के लिए पर्याप्त समय इतना कैसे निकाल लेती थी लेखन के लिए? आप साहित्य के आयोजनों के लिए, समीक्षा के लिए, पुस्तकों के प्रकाशन के लिए, संपादन के लिए वगैरह वगैरह, जो आपकी जो विधाएं हैं जी, इस समय आप कैसे निकालते थे समय तो अपनी सर्विस के साथ? देखिए, मैं सर्विस में कभी मैंने बेईमानी नहीं की और मैंने पूरी नौकरी की। बावजूद इसके कर्मचारियों का जो संगठन है उसमें राज्य स्तरीय नेतृत्व मैंने बताया, राज्य स्तरीय नेतृत्व। क्या बात। और बड़े बड़े अफसरों से कर्मचारी की समस्याओं के बारे में पता करके और उनकी पूर्ति की। मैं ही एक ऐसा नेता था, और ये पढ़ाई नहीं करूँगा अपने आप की, 19 साल से हमारे कैडर की DPC नहीं हुई और मैंने ऐसे ऐसे जो ऑफिसर थे जो कभी किसी को
ख्याल नहीं करते थे, उन लोगों से तो कभी मैंने काम करा। अब मैं शाम के टाइम पे मेरा क्या था कि बीच में जब भी मैं जो काम करता था ना, तो मेरा एक समय तय होता था। जैसे मीटिंग में जाना है, सचिवालय से मिलना है, तो बीच का समय निकाल करके मैं चला जाता था। लेकिन वापस जब लौटता था ऑफिस में, तो चाहे मुझे 7 बजे से 8 बजे मेरी टेबल एकदम क्लियर करके मैं जाया करता था। मैं काम पीछे मेरे छोड़ता नहीं। शासन के प्रति आपका जो जो आपका पद था, जो कर्तव्य था, वो दायित्व था, वो संपूर्ण रूप से आपके द्वारा समन्वय किया गया। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लेखन के लिए आपको समय कब मिलता था? इतने व्यस्तता के बावजूद, इतने प्रशासनिक अमला में इतनी समर्पणता के साथ, अपने कर्मचारियों के हित में इतने आंदोलन करने के साथ साथ, उनके सहयोग के बाद पारिवारिक जवाबदारियों के साथ, तो फिर लेखन के लिए जो समय और लेखन की जो व्यापकता आपके लिए, पुस्तकों का आकार जो आपने दिया, उसके लिए समय कैसे मिला? समय तो शाम का ही होता था मेरे, रात के समय होता था जी बीच बीच में जब भी मैं कोई होता तो मैं ऑफिस में इधर उधर भी समय निकाल करके भी मैं उनसे बात कर लिया करता था। उनका लेखन पढ़ना हो, और स्कूल की कॉलेज की लाइब्रेरी भी होती थी, उनमें भी मैं चला तो जाता आपकी जो मूल रचना प्रक्रिया है, तो वो क्या थी? रचना की शुरुआत में तो मैं कविताएं लिखने लगा था। जी और कविताएं भी वो दलित वर्ग के लिए ज़्यादा थी। जी जी, दलित, सर्वहारा, मजदूर वर्ग, शोषित, हाँ, शोषित वर्ग के लिए। क्योंकि विचारधारा ही वही थी उसमें। जी 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 तो उसमें मैंने कविताएं लिखना शुरू किया था। जी। तो उन कविताओं को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी का जो मुखपत्र था जनयुग, चलिए। उसमें एक हरिकृष्ण जी व्यास उसके संपादक थे, और रशीद अहमद जी उसके प्रबंध संपादक थे। और पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से वो रानी झांसी रोड से वो निकलता था। तो उसमें मेरी उस किताब की समीक्षा छपी, और उसमें न्यू एज और सेकुलर डेमोक्रेसी, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार थे उस समय के। जी जी उन दोनों में उसका अंग्रेजी का वर्जन उसमें ही छपा था। और कुछ स्थानीय अखबारों में, जब राजस्थान के तो सभी करीब अखबार में वो समीक्षा छपी थी। तो उसमें उस समय मैं काफ़ी चर्चित हो गया था, और मुझे बड़ा ऊर्जा मिली थी उन दिनों में। तो फिर मैंने नई किताब लिखी थी, इस नदी को क्या नाम है। मेरा पहला प्रकाशित बड़ा संग्रह वही था। जी जी। आप लगभग 8-10 संग्रह, काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उसमें से कुछ नाम आप हमारे दर्शकों को बताएं। पहला नाम है एक रेख दो में नाम एक एक ज्ञान है। जी सत्ता और मजदूर वर्ग का संघर्ष है इसमें जो है, उस तरह की कविताएं हैं। फिर ये इस नदी वो कि इस नदी को नहीं, किस बसंत का फूल चुनूं, क्या बात है, किस वसंत का का फूल चुनूं, कोई सवाल था सामने उस जी प्रकार है। जी फिर उसके बाद रात के साए, जी, फिर आगे विकट मोड़ है, क्या बात है, फिर इस नदी को क्या नाम दूं, क्या बात है। फिर इसके बाद रंग अब वो रंग नहीं, रंग अब वो रंग नहीं। फिर मुझे राजस्थान साहित्य अकादमी ने कविता के लिए पुरस्कृत किया था राजस्थान स्तर पे, जी और 30,000 का तो नगद पुरस्कार दिया, जी। और फिर प्रशस्ति पत्र वगैरह जी। दिया करते थे। तो रंग अब वो रंग नहीं में क्या है, लोगों के बीच में जो चर्चा हुई वो ये रही जी कि रंग अब वो रंग नहीं। जी तो रंग अब तो जो है चल रहे हैं, तो अभी कौन सी सरकार चल रही है? वैसे मोदी की सरकार, बीजेपी चल रही है। और वो रंग नहीं, वो रंग कौन से? कांग्रेस वाले रंग। तो उसको उन्होंने जोड़ करके, हालांकि मेरी राजनीतिक व्यंजना ही है उसमें भी, नहीं, वो तो एक प्रतीक के रूप में जो साहित्यकार होता है, प्रतीक के माध्यम से बात करता है। आपने वो बात की, प्रतीक के माध्यम से रचना धर्म का आप करते हैं। क्योंकि आप सर्विस में भी थे, तो आप स्पष्ट राजनीतिक तो थे नहीं, तो आपने जो लेखन किया। अच्छा, आप इसके साथ साथ आपकी कहानी संग्रह भी हाँ जी, नाट्य कविता कितने घर जी ये जो कितने घर मेरा एक कहानी संग्रह है। जी। और इस कहानी भी उसकी बहुत कहानी कई जगह छपी हैं। जी जी तो उसका फिर संकलन मैंने निकाल दिया था। राजस्थान के सारे अखबारों में छपी थी, और फिर दिल्ली के में हरियाणा संभाग और ये उधर उधर के अखबार हैं। अच्छा, विभिन्न साहित्य के आयोजनों में भी आपका जाना आना बीच में रहा है? बिल्कुल जाता हूँ, जी पर ये मंच का कवि में हूँ नहीं थे एक्चुअली में। तो जी जी और हमारी जो काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, जी। प्रकृति से लेकर संघ की काव्य गोष्ठी हुई, जी। कोई स्थानीय साहित्यिक संवाद हुए, जी। उनमें मैं बड़ी भागीदारी करता हूँ। जी और अपने विषय विमर्शवादी काव्य प्रस्तुतियाँ भी देता हूँ। जी जी,
स्थानीय लेवल पर या स्थानीय राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय, लेकिन जो एक विचारधारा वाली मंच होती है हाँ। उस पर आप जाते हैं। जो आज प्रोफेशनल मंचे हैं उन मंचों को आप दंडकार करते हैं। दंडकार का मेरा जाना ही नहीं होता है आपका। जी जी, निश्चित तौर से। अच्छा, आप आदरणीय आप ये और बताएं कि आपका जो जो बचपन की जो विरासत है क्या साहित्य के? बिल्कुल नहीं सर, साहित्य नहीं थे हमारे। तो पिताजी हमारे प्रपिता में है जागीरदार सिंह अम्मा जी जी। तो प्रपिता में है तो साहित्यिक आदमी थे। जी। उनको कविताएं लिखा करते थे, तुक वाली बहुत अच्छी। जी और उनको तो बड़ा, और मेरे ताऊ जी से संस्कृत के परम विद्वान जी जी। हरि कृष्ण जी शास्त्री और प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। अच्छा, आपके साहित्य के गुरु कौन है? साहित्य की जो प्रेरणा सूत्र है जहाँ से आपकी कलम चली? शुरुआत तो मैं अपने आप उसमें रहते हुए, जैसे याज्ञवल्क्य के गुरु थे, मैं नाम बताया आपको। जी इतने सिंपल और सादा, इनका तो हर व्यक्तित्व मेरे इसमें उतर के आ गया ये लिख गया। जी वो लिखते भी थे और वो बिल्कुल सही शालीनता के साथ में वो बताया करते थे, बेटाइयों करो बेटाइयों करो। दिग्दर्शन उनने आपको किया, वो आपको प्रेरणा सूत्र रही है। जी जी आगे जाके जब परिपक्व में कवि के रूप में सामने आया जी जी तो कवि विजेंद्र थे, जी वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनकी तो वो मेरे मानस गुरु थे। या जी जी, वो आपकी मानस गुरु हैं। अच्छा, आप सेवानिवृत्ति के बाद आपका जो साहित्यिक अपदान है, साहित्यिक जो योगदान साहित्य विधा के लिए है, क्या उसी धारा में चल रहा है या कुछ आज के समय की धारा में आप अपने आप को विराम लेकर आराम की ओर हैं? नहीं, समय की धारा के साथ तो नहीं हूँ मैं जी पर वो मेरी जो विचारधारा है जी जी और जो लेखन की शैली है, जो तेवर है, वो तो यूँ क्यों बरकरार है। बरकरार। हाँ, इसमें वो मोटापन नहीं आया। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात है। आदरणीय, बस अब मैं आपसे अंत में ये जानना चाहता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है देश में, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बीज छिपाई दिए जाते हैं खेतों में, इसी तरीके से आज के कवि भी चार ओर उमड़ के आ रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन कविता का जो स्वरूप होना चाहिए, कविता का जो भाव होना चाहिए, कविता की जो धारा होना चाहिए, जो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कविता में नहीं है। सिर्फ जो है कविता लिखी जा रही है और आत्मोपदा के दौर में नई पीढ़ी की लेखन में अपने आप को साबित कर रही है। इस संबंध में आप नई पीढ़ी को क्या दिशा देना चाहते हैं, नए कवियों को क्या दिशा देना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल ये साफ बात है जी कि साहित्य में कोई शॉर्टकट नहीं होता जी और ये जरूरी नहीं। साहित्य में अगर कोई 50 साल भी कोई लिख लेता है ना, जी तो कोई महाकवि या महासाहित्यकार नहीं बनता है। जी इसमें क्या है कि अनवरत अध्यवसाय चाहिए। जी ज्ञान, जितना बड़ा ज्ञान होगा उससे विचारधारा वैसी बनेगी, आपकी परिवर्तन आएगा विचारों में, आपकी शैली में परिवर्तन आएगा, आपकी भाषा और साहित्य में परिवर्तन आएगा। जब तक अध्यवसाय आप नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आने वाली नहीं है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपने लिखी कविता, आप कहीं भेज दी, उसने अड़ के डस्टबिन में डाल दी, तो उसके लेखन का कोई अर्थ नहीं है। और जो ऐसा लेखन क्या, जो जिसके लिए आप लिख रहे हो उसको पढ़े नहीं, जिसके लिए आप लिख रहे हो वो नहीं पढ़े, वहाँ तक पहुँचे नहीं, तो उस लेखन का फायदा भी क्या है। तो मेरा तो निवेदन है कि लेखन के साथ साथ लेखन से पहले पढ़ना जरूरी है। बहुत ही सार्थक बात आदरणीय आपने कही है। जो आज की पीढ़ी लेखन कर रही है वह अध्ययन से वंचित है, अध्ययन नहीं कर रही है, सीधे लेखन प्रक्रिया में जुड़ी हुई है, जिसके कारण रचना परिपक्वता के साथ, रचना अपने मूल स्वरूप के साथ नहीं आ रही है। आज ज़रूरत है, जैसा कि आदरणीय हमारे सर ने कहा है, कि रचना तभी प्रगाढ़ता के साथ समृद्ध होती है जब हम अपने पुराने साहित्यकारों के साहित्य का अध्ययन करते हैं, प्रगाढ़ता के साथ आत्ममनन करके, अध्ययन करके मानस को परिपक्व करते हैं, तब रचना धर्मता में हमें आगे आना चाहिए। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो किशनगढ़ में आकर के विरासत कला मंच के लिए समय दिया। नमस्कार, धन्यवाद।